बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने आज जॉइंट सेशन में ऑपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले किए। एक जगह ऑपोजिशन से सवाल पूछा कि इतनी सारी प्रॉपर्टी आपने बनाई तो कैसे बनाई। दूसरी जगह पर सवाल पूछा कि आप हम लोगों को मोरालिटी सिखा रहे हैं, अपने अदवार में आपकी मोरालिटी गई किधर थी। कुछ झलकियां आज के सेशन से मुलाहिजा करिएगा। कौमी असम्बली आते हैं, कहते हैं कि हुजूर ये है वो जराए क्या थे आज तक किसी को पता नहीं चला। सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है तो वहां पे एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। बेटा कहते हैं बहन जवाब देगी, बहन कहते हैं कि बाप जवाब देगा, बाप कहता है कि दादा जवाब देगा, दादा कब्र में। ये पूरी कहानी होती है। फिर सबूत के तौर पे कतरी खत आता है कैलेबरी फॉन्ट का, पूरी दुनिया ने सुना। और कैलेबरी फॉन्ट की जालसाजी में कौन पकड़ी जाती है? जिसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, वो अपने बाप के साथ रहती है। 2008 से 2018 तक जब आप मिलकर रल मिलकर खेल रहे थे, मुझे आज भी याद है यहाँ पे लोअर हाउस में जब हम इन्हीं अवाम के हकूक के लिए निकले हुए थे, मुझे आज भी वो बड़ी तकारीर याद है। एक तरफ चौधरी साहब खड़े हो गए, एतजाज साहब, अ वेरी लर्नड मैन, अब बड़ा नाम, कहते हैं मुझे पता है कि आप लोगों ने क्या किया है, और वो मशहूर जमाना तकरीर की। उधर से जनाब चौधरी निसार साहब खड़े हो गए, इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ द टाइम, कहते हैं हमें भी पता है कि आपने क्या क्या किया है। एक कह रहा है कि तुमने करप्शन की, दूसरा कह रहा है तुमने करप्शन की, और उसके बाद जमहूरियत के वसी तर मफाद में मौलाना साहब के अल्फाज में 73 के आईन के तनाजुर में मौलाना साहब की दुआ के साथ सब खामोश हो गए। ऐसे में सिर्फ हुकूमत के मेंबरान ने नहीं बल्कि ऑपोजिशन के मेंबरान ने भी बहुत बड़े बड़े सवालात खड़े कर दिए। इन सवालात में सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी और बढ़ते हुए जो अवामी मसाइल हैं उस हवाले से है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जमातों के रहनुमाओं में से परवेज रशीद साहब ने तो यहां तक चैलेंज दे दिया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई में समझती है कि उसकी कारकर्दगी अवाम दोस्त है तो मीडिया, बिलखुसूस स्टेट मीडिया के कैमरा और डीएसएनजी लेकर हम अवाम में चलते हैं और अवाम में जाकर सवालात पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या और होगा क्या और कारकर्दगी कैसी है। इन तमाम सवालों जवाब और शिकवा जवाब शिकवा के बीच में अवामी मसाइल से ज्यादा सियासत डिस्कस होती हुई नजर आई। ऐसा लगा कि जैसे ऑर्डिनेंसेस के ऊपर सवाल उठ रहा है, क्यों ऑर्डिनेंस पास किया जा रहा है, लेकिन कोई भी ये सोचने को तैयार नहीं है कि क्या पार्लियामेंट इस काबिल रही भी कि उसके अंदर लेजिस्लेशन हो सके। ऐसे में जो कानून साजी होनी है वो किस तरीके से हो, यह भी एक अहम सवाल बनता है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ऑपोजिशन यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बिलखुसूस में जो बढ़ता हुआ तनाव है, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा मसला बनेगा नहीं? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आखिर कहां जा रही है? और इसके साथ साथ आज वजीर आजम साहब ने जो अपने वुज़रा को बोला है कि मीडिया के ऊपर अपनी कारकर्दगी नुमाया करके उजागर कीजिए, ये परसेप्शन बिल्डिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो कि कहा करती थी कि हमें किसी के सामने जो है जवाबदेह होने की जरूरत नहीं सवाए अल्लाह के सामने और अवाम के सामने, वो आज मीडिया के सामने परसेप्शन बिल्ड करने की बात कर रही है। तमाम सवालात हैं जो कि मैं इंडिविजुअली जमातों के लीडरान के सामने रखूंगी। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं आज मैं उनका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा यावर कमाल साहब मौजूद हैं, MPA हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा हमारे साथ PMLN से ज्वाइन करेंगे अली गौहर साहब, MNA हैं, PMLN के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने ज्वाइन किया। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, JUIFA के सीनियर रहनुमा हैं। तमाम का शुक्रिया। लेकिन इससे पहले कि मैं डिस्कशन की तरफ बढ़ूं, मैं जाऊंगी ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद सबसे पहले हम राजा यावर कमाल साहब से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। कुछ जो सवालात हुकूमत के बारे में उठ रहे हैं उनको भी उनके सामने रखेंगे आफ्टर ब्रेक। राज साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन कल DG ISPR से एक सवाल पूछा गया कि मौलाना साहब रावलपिंडी आना चाह रहे हैं और रावलपिंडी आकर धरना देना चाह रहे हैं। उसका DG ISPR ने क्या जवाब दिया वो पहले सुन लीजिएगा। मैं इस हवाले से मुझे उसकी कोई वजह नजर नहीं आती पिंडी आने की, और अगर फटॉल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। तो राज साहब, ये तो जवाब मिला DG ISPR की तरफ से, लेकिन अब लोग देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को क्या जवाब मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस वक्त
अवामी इश्यूज को उठाकर आपकी हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम पैदा कर सकती है, कर रही है या नहीं कर रही या कर पा रही है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन क्या आप लोग खुद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को मवाद नहीं दे रहे हैं कि वो आपके खिलाफ एक मुहिम जोई कर सके? देखिए, आपके प्रोग्राम की बहुत ज्यादा फॉलोइंग है जी। लोग आपके प्रोग्राम को देखते हैं और आपके नैरेटिव को सुनते हैं। आर यू सीरियस कि पीडीएम इस पाकिस्तान के साथ या इस अवाम के साथ सिंसियर है जी? देखिए, उन्होंने उनका सिर्फ, और इसमें कोई मैं सियासी बात कर रहा, मैं उनकी सियासी मुखालफत में तनकीद के ऊपर बात नहीं करता। इट्स अ फैक्ट कि ये नजरियाती तौर पे एक दूसरे के खिलाफ हैं। इन्होंने कल भी इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। ये किस पे इकट्ठे हैं? ये सिर्फ एक बात पे इकट्ठे हैं, जो हमारी करप्शन के केसेस हैं वो खत्म किए जाएं। आप जो इन्होंने तारीफ दी कि हम जनाब इस्तीफे दे रहे हैं, इन्होंने पहले लॉन्ग मार्च की दी, इन्होंने कहा हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। इन्हें ग्राउंड रियलिटी समझ आ गई है कि पब्लिक इनके साथ नहीं है। या आपने कहा ये पिंडी जाना चाहते हैं, आप बयान सुन लिया कि आप पिंडी आए, हम आपको चाय पिलाएंगे। उनका दे हैव नथिंग टू डू विद आवर पॉलिटिक्स। तो ये पीडीएम वाले फ्रस्ट्रेटेड हैं। आप मौलाना साहब की जो कल की एग्रेसिव तकरीर थी, उसमें स्वाय फ्रस्ट्रेशन के, मुझे तो उसमें कोई और अवाम के लिए पैगाम नजर नहीं आया। और मेरा ये बड़ा स्ट्रांग और बड़ा जबरदस्त बिलीव है मेरे अल्लाह पे कि अल्लाह की मेहरबानी से हमारे प्राइम मिनिस्टर ही इज अ ऑनेस्ट मैन, वो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। पीडीएम इज नो थ्रेट। आपने देख लिया जलसे, खान साहब से बड़े जलसे किसने किए? धरने, खान साहब से ज्यादा धरना रिकॉर्डेड धरना इस मुल्क में किसी और ने नहीं दिया। अगर ये मुल्क के साथ सिंसियर होते तो ये अपने अदवार में बहुत कुछ कर चुके होते। मैं तो जरदारी साहब को मानता हूं कि उन्होंने इतनी जबरदस्त सियासत की कि सारी जिंदगी ये सियासत में एक गन लेके आए थे। ये अल्फाज मुझे कहते हुए कोई वो नहीं है, आर नहीं है, कि इन्होंने बेनजीर साहिबा को गालियां तक दी और फिर उसी बेनजीर साहिबा की कब्र पर जरदारी साहब ने इनसे फूल भी चढ़वाए और उन्होंने बताया कि जमहूरियत के लिए तुम्हें मेरी मरहूमा बीवी की कब्र पे आना पड़ेगा जिसको तुम लोग गालियां निकालते थे। तो ये तो इनकी सियासत है जी। इस सियासत का ना तो अवाम से कोई ताल्लुक है, और मेरा मानना है कि ये पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है। ये सिंसियर है तो सिर्फ और सिर्फ अपने लीडरान के साथ, अपने वालिदैन के साथ सिंसियर हैं। आप देख लें पिछले दिनों जो वाकया हुआ, कितने अफसोस और शर्मनाक बात है कि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं जी। मुसलमान होने के बाद सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। हमें एज अ नेशन सोचना चाहिए। हजारा में एक वाकया हुआ, कितना पॉलिटिसाइज किया गया, उसके ऊपर कितनी गलत और गंदी सियासत करने की कोशिश की गई। ना सियासत यावर साहब, अगर वजीर आजम साहब फौरन चले जाते तो ना होती सियासत। गुजारिश सुन ले, जब नवाज शरीफ के दौर में हजारा में इसी बिरादरी के साथ अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, एक बड़ा अलमनाक वाकया हुआ था। तब किसी नून लीग के लीडर की ट्वीट तो मुझे दिखा दें, तब इन्हें ख्याल क्यों नहीं आया था वहां जाने का? तब भी जाना चाहिए था। हम उनके गम में भी बराबर के शरीक हैं, लेकिन हम साथ इन सबसे इल्तिजा करते हैं फॉर द सेक ऑफ नेशन, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। ऐसे इश्यूज के ऊपर एज अ नेशन खड़ा होना चाहिए, इस पर हिम्मत नहीं करनी चाहिए। इनकी सिंसियरिटी तो पाकिस्तान के साथ सिर्फ इतनी है। राइट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात जो कि इक़्तिदार में आई, मीडिया में जो प्रोजेक्शन हुई उसकी बुनियाद पे, इवन वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इक़्तिदार में आने के बाद मीडिया का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने तमाम धरना और तमाम एहतजाज और तमाम उनका मौक़िफ़ पूरी पाकिस्तान के सामने रखा। लेकिन एक बहुत बड़ा गैप आ गया। उस गैप को सोशल मीडिया के कुछ लाइक माइंडेड लोगों के जरिए पूरा करने की कोशिश भी की गई, लेकिन नाकामी हुई। अब वजीर आजम साहब वज़रा को और ऑफ कोर्स स्पोक्स पर्सन को भी यही पैगाम होगा कि मीडिया के सामने अपनी कारकर्दगी का परसेप्शन सही करें। ये परसेप्शन खराब क्यों हुआ? क्या कारकर्दगी अच्छी होती तो परसेप्शन मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती? यावर साहब देखिए जी, गुजारिश ये है कि आपने देखा होगा कि आप एक बहुत अहम सतून से आपका ताल्लुक है, मीडिया। पिछली गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्च करती थी अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन पे। वो कोई छोटा सा काम करती थी, उस काम के प्रोजेक्ट के ऊपर जो गवर्नमेंट का पैसा लगता था शायद वो इतना ज्यादा नहीं होता था जो वो एडवर्टाइजमेंट और मीडिया पे खर्च करके अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन करते थे। हम जब आए, हमारी जब गवर्नमेंट आई तो हमारे प्राइम मिनिस्टर बड़े क्लियर थे कि हमने ऑस्टेरिटी का सबसे पहले ख्याल करना है। बहुत बड़े हुए जी, सेहत कार्ड
पहली दफा इस मुल्क में आया कि लोगों के घरों में आप हर बंदे को, बल्कि हम पंजाब में इंशाल्लाह ये केपीके में हो गया, पंजाब में करने जा रहे हैं, एवरीबॉडी जिसके पास शनाख्ती कार्ड है उस घराने का, वो इंशाल्लाह सेहत कार्ड से मुस्तफीद होगा। इसकी प्रोजेक्शन नहीं हुई। इसी तरह बहुत से प्रोजेक्ट हैं, आपका शायद वास्ता नहीं पड़ता होगा, मेरा हल्का जो है रूरल एरिया में है, और अल्लाह की मेहरबानी से ये भी चेक करा लीजिएगा कि डिस्ट्रिक्ट जेलम का जो लिटरेसी रेट है स्पेशली खवातीन का, जबकि 70% खवातीन रूरल एरिया में है, वो सेकंड नंबर पे पूरे पाकिस्तान में। हमने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, पूरा एजुकेशन सिस्टम जो था आपका, उसमें पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंसी जीरो पे चली गई। अब ये चीजें मीडिया में प्रोजेक्ट नहीं हुई, तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जरूरी समझा कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जो उन्होंने अच्छे काम हैं, जो पहले 100 डेज में ही हो गए थे, जो पॉलिसीज बनाई गई, उसकी प्रोजेक्शन मीडिया पे बेहतर अंदाज में हो, ताकि लोगों को पता हो क्या क्या काम हुए हैं इस गवर्नमेंट में। लेकिन राजा साहब, ये तो फिर आप लोगों की चॉइस है ना, मीडिया तो आप लोगों को पूरा पूरा टाइम दे रहा है। कई मिनिस्टर्स की कई घंटे की प्रेस ब्रीफिंग्स मीडिया के ऊपर चलती हैं, लेकिन मसला ये होता है कि वो मिनिस्टर्स इंस्टेड ऑफ ये कि अपनी कारकर्दगी के बारे में बात करने के, वो पिछली हुकूमतों की नाअहलियों, कोताहियों और करप्शंस पे बात कर रहे होते हैं। आप वही वक्त, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही वक्त एलोकेट कर दे अपने कामों की प्रोजेक्शन पे, तो ये मिसमैनेजमेंट तो आपकी अपनी गवर्नमेंट की तरफ से हुई ना। देखिए, आप सही फरमा रही हैं कि जो भी हैं बहुत अच्छे काम किए, हमारे बड़े कॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स हैं। आप देख लें जो हायर एजुकेशन में काम हुए, हमारे जो हायर एजुकेशन के पंजाब के मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिमार्केबल काम किए हैं जी, और वो ब्रीफिंग में अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से जो पॉलिसी उन्होंने बनाई है उसके बारे में वो बयान भी करते हैं। हमारे बेशतर मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो पॉलिसी के ऊपर ही रहते हैं, लेकिन ये भी आप दुरुस्त फरमाई है कि हमें अब ज्यादा जो पिछली गवर्नमेंट का जो भी सियासी गन था वो तो है ही है, वो था भी और लोगों को पता भी है, लेकिन अब हमें अपनी परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट करनी चाहिए। इस बात से मैं आपकी एग्री करता हूं। इसी बात का प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि जितनी भी मिनिस्टर्स हैं और जो भी हमारे महकमे हैं, जो हमारी पॉलिसीज गवर्नमेंट में जिसका बाकायदा लोगों तक उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जा रहा है, तो उसकी प्रोजेक्शन भी मीडिया पे बेहतर अंदाज में होनी चाहिए। ठीक हो गया। चलिए परवेज रशीद साहब के चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं। परवेज रशीद साहब ने आज सेनेट में खड़े होके, ज्वाइंट सेशन में खड़े होके एक बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज दिया है। पहले वो चैलेंज सुन लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। उनका सरकारी पीटीवी का कैमरा साथ होगा और सरकारी पीटीवी की डीएसएनजी भी उनके साथ होगी, ये हकीर भी उनके साथ होगा। हम बाजार में खड़े होंगे, कैमरे में लोगों से वो सवाल करके पूछेंगे कि क्या तुम्हें दस्तयाब चीजें माजी के मुकाबले में अर्जा नरखों पर मिल रही हैं या महंगे नरखों पर मिल रही हैं, और जो जवाब आएगा पीटीवी पे उसको चलाया जाएगा। राजा, कोई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान में से तैयार हो इस चैलेंज को कबूल करने के लिए कि अवाम की अदालत में जाएं, सड़कों पे जाएं, डीएसएनजी माइक के साथ जाएं, लाइव नशरियात हों और पूछें अवाम से कि पिछला दौर बेहतर था या ये दौर बेहतर है, पिछले दौरे हुकूमत के अंदर आसानी थी जिंदगी के अंदर या इस दौरे हुकूमत में है? इज देयर एनीबडी? बात यह है जी कि परवेज रशीद साहब जिस तरह फरमा रहे थे आज सेनेट में, जैसे कि आपने बताया, पीटीआई के रहनुमाओं को छोड़ें जी, पीटीआई का हर कारकुन इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार है। ये लोग जमीनी हकायक से अब इतना ही दूर हैं जैसे लीडरान इस मुल्क से दूर बाहर बैठे हुए हैं। सबसे पहले आप बाकी छोड़ें, परवेज रशीद साहब को कहें मैं चैलेंज कबूल करता हूं, मेरे हल्के में आ जाएं, मेरे हल्के में जहां कहीं भी मैं उनको लेके जाऊंगा, और वो इंडिपेंडेंट सर्वे करा लें पीटीवी के, वो कह रहे हैं वो जिस मर्जी चैनल के साथ ले आए। गुजारिश ये है कि ये जरूर है कि महंगाई की वजह से लोग परेशान हुए, लेकिन उसमें आपने ये भी देखना है कि पिछले 70 साल में क्या होता रहा, किसका खुमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं, और हम लोग इस सारे मसले को सी रास्ते पे डालना चाह रहे हैं जिसमें मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन जिस तरह ये जिक्र कर रहे हैं, अगर इनकी बात में सदाकत होती, अगर इनकी बात में सच्चाई होती, तो कितनी कॉल्स की उन्होंने। अभी कुछ दिन पहले इनकी जो आजकल लीडर हैं मरियम साहिबा, उन्होंने कॉल दी पूरी आवाम को कि हम सड़कों पे लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे। आप सबने देखा कि तमाम 11 जमातें लाहौर को नहीं इकट्ठ सकी, तो अगर अवाम तंग होती, अवाम अगर
इस हुकूमत के किसी फैसले पे परेशान होती तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म उनके लिए क्या था कि पीडीएम सड़कों पे, आवाम सड़कों पे होती। लेकिन तमाम मुल्क सच्ची ऑनेस्टली ये बात बताइएगा, क्या आप जब हल्के में जाते हैं तो लोग ये नहीं कहते कि चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं, आटे की कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई एक बहुत बड़ा मसला बन गया? ये तो काबीना में डिस्कस हो रहा है, ये तो वजीर आजम साहब खुद कह रहे हैं आम आवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। मैंने आपको ये गुजारिश की, बिल्कुल ये है, लेकिन ये चीनी की प्राइस अभी महंगी नहीं हुई। आप नून लीग के दौर में भी देखें, तब भी ये महंगी हुई थी। देखें, ये एक शुगर माफिया है जिसको हमारी गवर्नमेंट ने पहली दफा हाथ डाला। इस दफा क्रशिंग टाइम पे हुई। आप देख लें चीनी का रेट कहां है, इस दफा चीनी बिल्कुल नीचे आ गई। इसी तरह जो वीट क्राइसिस आया था, ऊपर भी पंजाब गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने जो फैसले लिए, उसकी वजह से तमाम चीजों में बेहतरी आई। ये मुस्तकिल और मुसलसल नहीं हो रहा। अगर आप नून लीग की गवर्नमेंट में जाते हैं, आप वहां उस वक्त एग की प्राइस ले लें, तब वो कितनी ऊपर गई थी। शुगर 150 क्रॉस कर गई थी, 140 में थी इन द नून लीग गवर्नमेंट, और हमारी दफा ये गई ऊपर, लेकिन हमने तरीके से इसको हैंडल किया। आप देख लें, क्रशिंग टाइम पे शुरू हुई, आप अभी भेजें बाजार में 82-83 रुपीज पर जब आपको चीनी अवेलेबल है। राजा साहब, सेंचुरी अभी भी मुकम्मल की हुई है। मैं अभी उससे थोड़ी देर पहले ही कुछ रिपोर्टर से बात कर रही थी, तो वो बता रहे थे कि 100 रुपए से ऊपर चीनी मिल रही है बहुत सारे शहरों में। सर, मैं आपको अभी अपने शहर की, अपने जेलम वाले हल्के की बता सकता हूं कि यहां अभी भी 82-83 रुपए में चीनी अवेलेबल है। चलिए, और बल्कि जो राजा यावर कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक के बाद फिर हम अपने ऑपोजिशन के लीडरान से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपके सामने रख रहे थे। अब जरा JUIFA की तरफ चलते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी सीनियर लीडर ऑफ JUIFA। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने ज्वाइन किया। कामरान मुर्तज़ा साहब, एक तो ये कल आपने एक जवाब सुना होगा, DGISPR ने जवाब दिया है कि एक सवाल किया गया था बेसिकली कि मौलाना साहब रावलपिंडी आकर धरना देना चाह रहे हैं। वो जरा जवाब सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर मैं आपका कॉमेंट भी उसके ऊपर चाहूंगी। मैं इस हवाले से मुझे उसकी कोई वजह नजर नहीं आती पिंडी आने की, और अगर इफ एट ऑल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब, चाय पिलाई जाएगी, बस इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? क्या मौलाना साहब वाकई में रावलपिंडी जाकर धरना देना चाह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानबाजी है? देखिए, बात बड़ी आसान सी है। आप उस तासुर को दूर कर दीजिए कि आप सारे सियासी मामले में फरीक हैं, फरीक थे, फरीक हैं, और फरीक ये कह दीजिए कि हम फरीक नहीं रहेंगे। बात आपके साथ तो कोई मुकाबला नहीं है, आप तो हमारे कौमी अदारा है। राइट, लेकिन बाबर रवान साहब कह रहे थे कि आप लोगों की तरफ से एक तासुर दिया जा रहा था कि हमारी कहीं बातचीत चल रही है। उसका कल जवाब मिल गया कि कोई बातचीत नहीं चल रही है। तो आप लोग भी तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात चल रही है हमारी भी किसी ना किसी इदारे के साथ या किसी ना किसी इसी तरह के एस्टैब्लिशमेंट के साथ। ये असल में अवान साहब का और इमरान साहब का प्रॉब्लम है कि वो उनको जो है ये प्रॉब्लम हो रहा है कि शायद कोई बातचीत चल रही है। बातचीत ना चल रही थी, ना बातचीत चल रही है, ना बातचीत चलेगी। बातचीत सिर्फ उनकी हो सकती है जिनसे बातचीत जो है वो दस्तूर परमिट करता है। राइट, ठीक है। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, यू आर वेरी सीजन्ड लॉयर एज वेल, और आप कानूनी मामलात को जानते हैं। आज जॉइंट सेशन के अंदर ऑर्डिनेंसेस के ऊपर बहुत बात हो रही थी कि ऑर्डिनेंसेस क्यों पास किए जा रहे हैं, जिसके ऊपर ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का भी रिबटल था कि 50 से ऊपर ऑर्डिनेंसेस तो 2 साल PMLN ने भी पास किए थे। लेकिन जब पार्लियामेंट इस कदर स्टैंड स्टिल पर आ जाए तो उसके बाद फिर ऑर्डिनेंस के अलावा कोई चारा रहता है, कोई सोल्यूशन है लेजिस्लेशन का, कोई वे आउट है ऑर्डिनेंसेस के अलावा? देखिए, पार्लियामेंट का बुनियादी काम जो है वो लेजिस्लेशन है, और कोई पार्लियामेंट अगर लेजिस्लेशन नहीं कर पाती तो उस पार्लियामेंट का जो है वो जाना ठहर जाता है। वो जाना और उसकी जगह पे नई पार्लियामेंट का आना जो उसकी जगह पे ये लेजिस्लेशन कर सके, ये खुद बजाते खुद एक नाकामी का जो है इजहार है कि हम नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है कि हम लेजिस्लेट कर सके। तो जब लेजिस्लेशन ख़त्म हो जाती है पार्लियामेंट के पार्ट पे, तो देन जो है ना इसका मतलब ये है कि आप आइए आवाम के पास, आप नया मैंडेट के लिए कहिए, और नया मैंडेट जिसको भी मिलेगा वो आके लेजिस्लेशन करे। नहीं, लेकिन
अगर वाकई में ऑर्डिनेंस का पास होना और लेजिस्लेशन वैसे पार्लियामेंट में ना हो सकना एक रीज़न होती, तो PMLN के दौर में पहले 2 साल में 54 ऑर्डिनेंसेस पास किए गए। तो फिर तो इस पैराए के मुताबिक तो PMLN को भी चले जाना चाहिए था। देखिए PML जो है उन्होंने कुछ गलत किया था तो वो गलत खत्म हो गया। वो वक्त ने उस मामले को अब दफन कर दिया। अब वो जो गलतियां थी उस वक्त उन गलतियों को पकड़ा जा सकता था। अब वो वक्त गुजर चुका है। अब उन्होंने जो गलतियां की हैं उसको या भुगत रहे हैं या वो जो ना मामले जो ना वो माजी का हिस्सा बन गए। अब आज की बात करिए कि आज क्या गलत है और उसको ठीक होना चाहिए। तो आज कल भी ये बात दुरुस्त नहीं थी, कल अगर किसी ने पॉइंट आउट की या नहीं की, आज भी बहरहाल ये बात दुरुस्त नहीं है। और इसका इलाज सिर्फ यही होता है कि जो पार्लियामेंट लेजिस्लेशन नहीं कर पाती वो पार्लियामेंट खत्म करके फिर अवाम के पास जाती है। राइट। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बारे में बड़ी चहमगोइयाँ चल रही हैं कि ये कुछ तितर बितर होते हुए नजर आ रही है। मौलाना साहब भी थोड़े ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कल के स्पेशली उनकी स्पीच के बारे में कहा जा रहा है। एंड पीपल्स पार्टी का भी कुछ पता नहीं है, PMLN को भी बड़ा जो है बैकलैश सुनना पड़ रहा है, स्पेशली इसको बहुत कंट्रोवर्शियल मैटर बनाने की वजह से। ये अवामी मसला के ऊपर बुनियाद बन सकती थी PDM की, लेकिन इसको कंट्रोवर्शियल कर दिया गया। आपकी नज़र में ये तमाम जो तनकीद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पे की जा रही है, और अभी थोड़ी देर पहले राजा यावर कमाल साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कुछ नहीं कर सकती है, क्या कर लेगी, ये अवाम के लिए नहीं उठी है, ये बेसिकली अपने ज़ाती मफादात के लिए उठी है। इस तमाम तनकीद को आप कैसे तोलते हैं? देखिए, एक जदोजहद है, एक मूवमेंट है, एक मूवमेंट चल रही होती है, कभी इसमें तेजी आती है, कभी ये हल्की हो जाती है, एक जदोजहद का हिस्सा है। इस मूवमेंट से एक चीज जो है वो सामने निकल के अब तक सामने आई है। पहले कभी इस पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट पे इस तरह से तनकीद नहीं होती थी। आज एस्टेब्लिशमेंट पे खुलेआम तनकीद होती है, नाम लेके तनकीद होती है। उनके किरदार को जितना उजागर आज किया गया है, क्या कभी इससे पहले भी कभी उजागर हुआ था? तो जब ये उजागर हुआ है, ये इस मूवमेंट की बजाते खुद कामयाबी है। इससे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान में कभी जो है किसी मूवमेंट को नहीं मिली। अब आप मटीरियल इसका वो देखेंगे कि मटीरियली जो है इसमें क्या कामयाबियां मिली हैं, तो वो वक्त बताएगा। वो ये हिस्सा जो है ना, बाकी जो रिमेनिंग हिस्सा है वो कोई गैब का इल्म है, वो गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह जानता है। इंटरेस्टिंग। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, आपके पार्टी रहनुमा मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहते रहे। वो ये कहते रहे कि बेसिकली जो है ये गवर्नमेंट ये पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान मुखालिफ गवर्नमेंट है। आज जॉइंट सेशन में खड़े होकर मुराद सईद ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने इजराइल वफ्द भेजा और वो उस टाइम के गवर्नमेंट के सिटिंग मेंबरान ने इस बात का एतराफ़ भी किया। उसके बाद फिर हुसैन हक्कानी की बात हुई कि हुसैन हक्कानी वही हुसैन हक्कानी है जो कि जरदारी साहब के साथ बैठा करता था। तो अगर इमरान खान साहब मुल्क मुखालिफ हैं तो वो जमातें जिनके साथ आज आप बैठे हुए हैं या आपकी जमात बैठी हुई है वो मुल्क मुखालिफ नहीं है इन्हीं पैराए के मुताबिक, अगर उसी तरीके से तोला जाए तो? देखिए, ये तो एक हमारा इल्ज़ाम है कि इमरान खान साहब मुल्क मुखालिफ हैं, और इस इल्ज़ाम का सबूत ये है कि वो मुल्क जो है वो रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता जा रहा है। मुल्क जो है आवाम के लिए, गवर्नेंस के लिए मुश्किल तर होता जा रहा है। वो जमातें जिनके ऊपर इनका इल्ज़ाम है ये आइंदा उनके साथ कभी ना बैठे, हमने तो उन पर ये इल्ज़ाम कभी नहीं लगाया। आप समझते हैं इन इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं है, लेकिन इजराइल तो भेजा था ना नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, दौरे हुकूमत के अंदर पोजीशन पे बैठे हुए लोग इजराइल तो गए थे। देखिए, इस बात का जवाब जो है वो नून लीग के लोग ज्यादा बेहतर दे सकते हैं, या उस वक्त की गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग बेहतर तौर पे दे सकते हैं। हमारे इल्म में नहीं को भिजवाया था, और अगर हमारे इल्म में ये बात आ जाती तो हम उनका हिस्सा ना हो। अभी तो ये बात सामने आ गई है, तो अभी भी JUIF PMLN के साथ बैठी रहेगी, उनके साथ मिलकर चलती रहेगी। इसको इंक्वायर कर लेते हैं। इस चीज का एक और भी एस्पेक्ट है, क्या इसराइल जाना या इसराइल भेजा जाना आपकी डीप स्टेट के अलावा कोई और कर सकता है? क्या एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा के बगैर ये हो सकता है? ये अगर हुआ होगा तो इसमें एस्टैब्लिशमेंट का एक बड़ा हाथ जरूर होगा।
ठीक है, सही। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अगला कदम क्या होगा, अगला लाहे अमल क्या होगा, कब हम लोग देखेंगे? रेजिग्नेशंस की बात हुई, रेजिग्नेशंस नहीं आए, लॉन्ग मार्च की बात हुई, लॉन्ग मार्च नहीं हुई, धरने की बात हुई, इस्लामाबाद में धरना नहीं हुआ। ये तीनों जो दावे या वादे किए गए थे, ये कब होंगे, कब होते हुए देख रहे हैं? नहीं, इसको जो है ना वो गलत तौर पे समझा जा रहा है या गलत तौर पे प्रोपोगेट किया जा रहा है। देखिए 31 दिसंबर जो हमने दी थी, 31 दिसंबर अगर आप इसका स्केड्यूल उठा के देखिए, 31 दिसंबर जो है वो किस लिए था? 31 दिसंबर तक रेजिग्नेशन जो है अपने पार्टी हेड्स के पास जमा कराए गए थे। क्या ये बात मुकम्मल हुई है या नहीं हुई है? हो गई है ना, मानती है ना इस बात को। ठीक है। उसके बाद 31 जनवरी की डेट है, दरमियान में फिर हमारा एक स्केड्यूल है कि यहाँ पे जलसा करना है, यहाँ पे आना है, वहाँ पे जाना है। वो सारा स्केड्यूल जो के मुताबिक हर चीज हो रही है। अगर हो रही है तो फिर हम अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं। फिर उसके बाद 31 जनवरी की डेट है, इनको जो हमने जो कट ऑफ डेट दी हुई है 31 जनवरी की है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर ऐसा हो सकता है। और वो ऐसा हो सकता है, उसके लिए डेट, उसके लिए मैकेनिज्म कौन बनाएगा? पार्टी हेड्स बनाएंगे। पीडीएम में जो शामिल जमाते हैं उनमें तमाम पार्टी हेड बैठेंगे और उस मैकेनिज्म को तरतीब देंगे। तो अभी तक 31 जनवरी का इंतजार है, इंतजार करिए। इससे पहले अगर गवर्नमेंट चली जाती है, इससे पहले रेजिग्नेशन आ जाता है तो ठीक है, वरना अगला जो है ना, अगला मरहला जो है ना वो अनाउंस होगा और उसके मुताबिक मामला चलेंगे। राइट। अच्छा, हुकूमत का फ्यूचर आपकी नज़र में ये अगर जोरों शोर से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपने स्केड्यूल के हिसाब से चलती रहती है तो हुकूमत गिर जाएगी क्या कामरान मुर्तज़ा साहब? माजी में मुतज़लज़ल ज़रूर हुई हुकूमतें, कमज़ोर ज़रूर हुई, लेकिन गिरती हुई नज़र नहीं आई कामरान मुर्तज़ा साहब। तो वो क्या गोल अचीव हो सकेगा? देखिए, जरूरी नहीं कि माजी की जो तजर्बात है उसी तरह से हो। मुमकिन है कि इस दफ़ा हुकूमत गिर जाए, मगर असल चीज़ फिर मैं कहता हूँ किसी भी मूवमेंट की कामयाबी ये होती है कि वो अपनी सोच जो है वो आवाम तक पहुँचा देती है। क्या हमारी सोच आवाम तक पहुँच गई? जो हम सोचते थे, जो हमारा नज़रिया था इस इलेक्शंस के 2018 के इलेक्शंस के हवाले से, जो हमारा नज़रिया था एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, क्या वो आवाम के पास ये पहुँच गया दुरुस्त तरीके से? इसका जवाब आप मुझसे बेहतर दे सकते हैं। राइट, कामरान मुर्तज़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन माय शो। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूंगी, ब्रेक के बाद फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अली गौहर साहब से बात करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कामरान मुर्तज़ा साहब से। अब जरा अली गौहर साहब की तरफ चलते हैं। एक तो कुछ कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी बोला कि कुछ मामला जो है वो पीएमएलएन से कंफर्म किए जाए, बट मैं सबसे पहले सवाल ये करना चाह रही हूँ अली गौहर साहब कि आज ज्वाइंट सेशन के अंदर एक बार फिर मनी ट्रेल के बारे में बात की गई। मुराद सईद साहब ने भी पूछा कि जी किधर मनी ट्रेल है, किधर, क्या कहा उन्होंने? जरा पहले उसकी बात सुने, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है तो वहां पे एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। बेटा कहते हैं बहन जवाब देगी, बहन कहते हैं कि बाप जवाब देगा, बाप कहता है कि दादा जवाब देगा, दादा कब्र में। ये पूरी कहानी होती है। फिर सबूत के तौर पे कतरी खत आता है कैलेबरी फॉन्ट का, पूरी दुनिया ने सुना, और कैलेबरी फॉन्ट की जालसाजी में कौन पकड़ी जाती है? जिसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, वो अपने बाप के साथ रहती है। जी अली गौहर साहब, एक जमाने में कहा जाता था पाकिस्तान में तो क्या लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब उन्हीं प्रॉपर्टीज में लंदन में रहाइश पजीर है नवाज शरीफ साहब। पहले तो ये बताएं, नवाज शरीफ साहब वापस कब आ रहे हैं, कब ट्रायल फेस करेंगे? बाकी पीडीएम के सवाल तो मैं इसके बाद करूंगी। जी शुक्रिया अनिका। गुजारिश ये है कि मुराद सईद साहब की आप बात कर रहे हैं, इन लोगों की ये तो देखें ना, इनके किराए के तर्जुमान है, इनकी बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम हकायक पर बात करेंगे। जी हम हकायक पर बात करेंगे। गुजारिश ये है कि इस वक्त आप देखें कि मुराद सईद साहब वो आदमी है कि जिन्होंने अपने वालिद साहब को जो है वो स्टूडेंट वीजा के ऊपर जो है वो ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था, या किसी कनाडा या ऑस्ट्रेलिया भेजा। और उसके बाद आपने देखा कि मुराद सईद साहब की अपनी जो इनकी डिग्रीज है वो जाली है, और उसके लिए भी आज तक ये कोई वजाहत पेश नहीं कर सके। तो इनका काम तो सिर्फ ऑपोजिशन को गालियां देना है। चाहे इधर अरबों रुपए जो है अद्वियात में से खा लिए जाए, चाहे इधर बैठे हुए अरबों रुपए की दिहाड़ी चीनी में से लगा ली जाए, चाहे सुनामी ट्रीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट दे दे कि आप इमरान खान अरबों रुपए हड़प कर गए हैं, और सुनामी ट्रीज है वो लगता है कि सिर्फ बनी गाला में लगी है, तो उस चीज का
ना इन पे असर होता है और ना ही उस बात का ये जवाब देते हैं। तो इन्होंने एक ही रात, मुझे ये बताएं कि जो इनका बनी गाला का घर है, क्या ये कह देना काफी है कि मुझे ये बीवी की तरफ से गिफ्ट मिला था? जब आपने कश्मीर हाईवे के ऊपर बिल्डोजर चलाए तो उस वक्त आप अपने एक घर को जो है वो आपने मतलब है उसके नक्शे पास कर रहे थे और बाकी लोगों के घरों के ऊपर आप बिल्डोजर चला रहे हैं। कराची के कच्चे घरों और झुग्गियों के ऊपर तो बिल्डोजर चलाए जाते हैं, लेकिन इमरान खान के बनी गाना वाले घर को रेगुलराइज किया जाता है। तो ये मतलब है कि ये वो तजाद वाली बातें हैं। इनकी अपनी जो करप्शन है उसके ऊपर इनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। चाहे पूरा मुल्क, जिस मुल्क को मियां नवाज शरीफ ने एनर्जी क्राइसिस से निकाला, आज आप देख ले कि इन्होंने फिर उसको तारीकियों की तरफ धकेल दिया और आज देखें कि वो जो इनका फेलियर हुआ। तो ये इतने नालायक हैं और इतने करप्ट हैं कि इन्होंने मुल्क की मईशत का भट्ठा बिठा दिया है। इकोनॉमी जो है। अलीगौर साहब, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अलीगौर साहब, माना कि आप लोग जो हैं वो मजलूम हैं और ये हुकूमत बहुत ही करप्ट है, नाअहल है, गड़बड़ है, जो भी है, 2.5 साल आप लोगों ने इंतजार कर लिया है, बड़े आपने जोरों शोर से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलाई थी, वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट के गुब्बारे से हवा निकलती हुई नजर आ रही है अभी एट दिस पॉइंट। आपको इंतजार करना पड़ रहा है कि मौसम बेहतर होगा, अवाम सही से निकलेंगे, जिस टाइम पर उनकी जो कन्वीनियंस होगी उस हिसाब से हम अपनी मूवमेंट चलाएंगे। ऐसे तो नहीं मूवमेंट चला करती अलीगौर साहब, मूवमेंट तो चलती है बस फिर चल पड़ती है। देखें अनिका, हमारी मूवमेंट जिस दिन से स्टार्ट हुई है उसके बाद एक दिन के लिए भी नहीं रुकी। कल भी एक पीडीएम का जलसा था और जो भी पीडीएम का जलसा होता है, इनकी महंगाई से और इस लाकानूनियत से तंग आए हुए जो लोग हैं, आपने देखा है कि वो लाखों की तादाद में पीडीएम के जलसों में आ रहे हैं। और हमने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो जो जलसे अनाउंस किए, जिस टाइम पे किए, अगरचे इन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए, हमारे रास्ते रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद पीडीएम का हर जलसा हर उस टाइम पर हो रहा है और मुकर्रर वक्त पर हो रहा है। रहेगी बात कि जो स्ट्रेटेजी की है, वो जो मार्च है वो हमने जनवरी के बाद अनाउंस किया है, जिसका फैसला के 31 जनवरी को होगा, जो कि इस्लामाबाद की तरफ होगा। जाहिर है ये एक मरलावार सारी मूवमेंट चल रही है, लेकिन पीडीएम के जलसे अभी भी हो रहे हैं। आपको पता है कि 19 तारीख को जो है वो इस्लामाबाद में एक जलसा हमने अनाउंस किया हुआ है। तो हमारी जो इस नालायक और वो आरटीएस सिस्टम की और धांधली की पैदावार हुकूमत है, उसके खिलाफ जो हमारी मूवमेंट है वो एक दिन और एक लम्हा के लिए भी नहीं रुकी। राइट अलीगौहर साहब, थैंक यू सो मच। इससे पहले कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद थे और यावर कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊंगी, लेकिन पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के बाकी कामों के ऊपर, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी के हों, लेजिस्लेशन के हों, गवर्नेंस के हों, उनके ऊपर हावी नहीं हो जानी चाहिए। सियासत परफॉर्मेंस और गवर्नेंस के लिए की जाती है, लेकिन अगर गवर्नेंस एंड परफॉर्मेंस एंड लेजिस्लेशन सफर करने लग जाए तो सियासत सिर्फ एक खोखली डुगडुगी रह जाती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, कल इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे विद अनदर शो। अल्लाह हाफिज़ नासिर।